सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम एवं महत्व। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1828 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट के अस्वीकृत होने और ब्रिटिश सरकार द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त नहीं किए जाने से भारतीय नेताओं में असंतोष व्याप्त था। कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित करने के बाद भारतीयों में आशा एवं उल्लास की भावना भर गई। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी। इन मांगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत न किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। इन मांगों में लगान में कमी करना, सैन्य व्यय में कमी करना, नमक कर समाप्त करना, रुपए की विनिमय दर घटाना, विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित करना, नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद करना, राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना आदि थी। वायसराय इरविन द्वारा इन मांगों को अनदेखा किए जाने पर सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने को कार्य गांधी को सौंप दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ तथा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पद यात्रा आरंभ कर दी। 240 मील की पदयात्रा 24 दिन में कर गांधी अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। नमक कानून का तोड़ना इस बात का प्रतीक था कि भारतीय अब ब्रिटिश कानूनों को मानने को तैयार नहीं हैं। देश के कई भागों में नमक कानून तोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की इस पद यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस मार्च से की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। इस आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्न प्रमुख थे: नमक कानून का उल्लंघन करना एवं स्वयं नमक बनाना, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, सूत काटना, विदेशी वाहनों की होली जलाना, छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना, सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देना, छुआछूत त्यागना आदि। इस आंदोलन में प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार, धरने आदि में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रमुख नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सहित हजारों सत्याग्रही बंदी बनाए गए। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य भारत में वन नियमों का उल्लंघन किया गया। समुद्र तट से दूर बिहार में लोगों को में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया। चौकीदार गांव के रक्षक होते थे। यह सरकार की ओर से गुप्तचरी भी किया करते थे। उत्तर प्रदेश में लगान देने का आंदोलन चलाया गया। चंद्र सिंह गढ़वाली की अपील पर सैनिकों ने पेशावर के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर देश प्रेम प्रदर्शित किया। शोलापुर में आंदोलनकारियों ने कई अंग्रेजी संस्थानों को जलाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश राज समाप्त कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर एक प्रकार से समानांतर सरकार स्थापित कर ली। शोलापुर शहर लगभग एक सप्ताह तक आंदोलनकारियों के हाथ में रहा। पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्रों में नागाओं ने यदुनांग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। यदुनांग को फांसी की सजा दी गई। यदुनांग के बाद नागरानी, गैडनलियू, गिडालू
के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। छोटी सी उम्र की रानी को अंग्रेजों द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई। देश की इस वीरांगना को भारत की स्वतंत्रता के बाद ही मुक्ति मिली। मुस्लिमों की भागीदारी इस आंदोलन में 1920 के असहयोग आंदोलन की तुलना में कम थी। फिर भी पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के अब्दुल गफ्फार खान के संगठन खुदाई खिदमतकार ने इस आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाई। ब्रिटिश सरकार के घोर दमन के बाद भी यह जन आंदोलन व्यापक होता चला गया। इसी बीच भारतीय संवैधानिक सुधारों के संबंध में विचार करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को आरंभ हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से बात करने के उद्देश्य से गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया। नंबर 1, गांधी इरविन समझौता, मार्च 1913 ईस्वी। लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। पहली बार कांग्रेस और एवं सरकार को समानता के स्तर पर रखा गया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक कार्यों में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने एवं उनकी संपत्ति को वापस करने की बात मान ली। सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया था उनके साथ नरमी बरतने की बात सरकार ने मानी। भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना दिए जाने का अधिकार दिया गया। इन आश्वासनों के बदले कांग्रेस लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई। नंबर 2, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। इस सम्मेलन में ब्रिटिश को कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं था। इस कारण महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में भारत वापस आ गए। लंदन ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय सरकार ने गांधी इरविन समझौते के विपरीत भारत में दमन चक्र जारी रखा। नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ। महात्मा गांधी ने भारत आकर इरविन के स्थान पर नियुक्त नए वायसराय विलिंगटन से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया, किंतु उनका प्रयास असफल रहा। ऐसी परिस्थिति में 3 जनवरी 1932 को गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस ने लंदन में 1932 ईस्वी में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। आंदोलन पुनः आरंभ करने पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी को जेल में बंद कर दिया। गांधी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने 23 अगस्त 1933 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी राजनीति से अलग हो गए और अछूतों द्वारा के कार्यक्रम में लग गए। 18 मई 1934 को पटना में कांग्रेस की बैठक में बिना शर्त सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। इस आंदोलन ने बहुत बड़े सामाजिक वर्ग में राजनीतिक चेतना जागृत की। महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, किसानों एवं कम पढ़े लिखे ग्रामीण लोगों ने भी इस आंदोलन में भागीदारी निभाई। इसे देखकर अंग्रेज भी आश्चर्य करने लगे। बंगाल के पुलिस विभाग के आईजी ने कहा, मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इस प्रकार से अज्ञानी और गंवार लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। अवध के किसानों, महाराष्ट्र, मध्य भारत एवं कर्नाटक के जनजातीय समुदाय एवं महाराष्ट्र के मजदूरों ने जिस प्रकार से इस आंदोलन में सक्रियता दिखाई वह अद्भुत थी। इस आंदोलन का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण था। आंदोलन के दौरान ब्रिटेन में से आयातित कपड़े की मात्रा घटकर 1/3 हो गई।